वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड का 12th क्लास का इंग्लिश कोर का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसका सेट 1 मैंने करवा दिया है, अभी आप लोगों को सेट 2 करवा रही हूँ। ठीक है, सेट 2 मैं आपको करवा रही हूँ। आप लोगों को पता होगा सेट 1 आपने देखा होगा, तो इसमें 2 पैसेज आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज है, आप पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। वैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ। वॉट हैड द मैन एंकर्ड एट द रॉकी कोस्ट ऑफ द आइलैंड। ठीक है, जो आदमी जो है वो आइलैंड के पथरीले कोस्ट पर क्या डाला था। ऑप्शन ए राफ्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है कैनो, ऑप्शन सी बोट एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका शिप। तो वो आदमी जो है आइलैंड के चट्टानी तट पर क्या डाला था, बोट डाला था। ठीक है, बोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट का हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। अब जो भी आपका डाउट है उस सवाल के आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईटी, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपना सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐसे मैं आपको बताती जा रही हूँ। आप लोग अगर आपके पास पीडीएफ है तो उस पर टिक आउट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, नहीं है तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइलैंड। देखो यहाँ पे एक आदमी के बारे में दिया हुआ है, एक आदमी पैसेज, उस आदमी ने क्या किया, कैसे किया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको चूज़ करना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर है, उसको आंसर करना है। व्हाट हैड इम्पेल्ड द मैन टू विजिट द आइलैंड। आदमी जो था जिसके बारे में इस पैसेज में बात हुआ है, इसके बारे में पूछ रहा है कि आदमी को आइलैंड पर यानी द्वीप पर जाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था। ठीक है, इम्पेल का हिंदी में अर्थ होता है प्रेरित करना। ठीक है, और आइलैंड का अर्थ होता है द्वीप। ठीक है, तो आदमी को द्वीप पर जाने के लिए किस बात ने प्रेरित किया था। ऑप्शन ए सिंपल क्यूरियोसिटी, ऑप्शन बी लव ऑफ एडवेंचर, ऑप्शन सी दिया है सर्च फॉर फूड, या फिर ऑप्शन डी दिया है बोथ ए एंड बी। तो देखो वो आदमी किस लिए प्रेरित हुआ था आइलैंड में जाने के लिए, आइलैंड विजिट करने के लिए। उसका सिंपल क्यूरियोसिटी था, यानी कि इसका साधारण सा जिज्ञासा थी उधर जाने की, और लव ऑफ एडवेंचर भी था। ठीक है, यानी इसको एडवेंचर से प्यार था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द मैन सेट टू सेल फॉर द आइलैंड। यानी आदमी द्वीप के लिए कब रवाना हुआ। ठीक है, कब हुआ था। ऑप्शन ए इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी इन द मॉर्निंग, सॉरी ऑप्शन ए दिया इन द इवनिंग, ऑप्शन बी है इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी एट मिडनाइट, या फिर ऑप्शन डी एट नून। आप लोग पैसेज पढ़िएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि वो आदमी जो है आइलैंड कब गया था, मॉर्निंग में गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, द मैन को टेस्ट सॉल्ट्स ऑन हिज लिप्स एज द फाइन सी स्प्रे रोज अप एंड फिल एंड हिज टीथ वर चैटरिंग विद डैश। यानी वो जो आदमी था वो नमक को अपने लिप्स पर टेस्ट कर सकता था, क्योंकि वो जो ये समुद्र का जो फव्वारा होता है, स्प्रे होता है, वो उठकर उसके दांतों पे गिर रहा था और चैटरिंग यानी क्या हो रहा था, कपा रहा था। ठीक है, चैटरिंग माने कपा रहा था। कैसे, फियर से, फियर माने डर से, कोल्ड माने ठंड से। ठीक है, या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है इसका टेरर से, डर से। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी है फ्राइट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोल्ड से। ठीक है, वो कैसे कपकपा रहा था, उसके होठ, उसके दांत कैसे कपकपा रहे थे, कोल्ड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है, वेयर डिड द मैन स्टॉप टू रीगेन हिज ब्रेथ। ठीक है, वेयर डिड द मैन स्टॉप
टू रीगेन हिज ब्रेथ, यानी आदमी जो है अपनी सांस को वापस पाने के लिए कहाँ पर रुका था, ठीक है। रीगेन हिज ब्रेथ माने अपना सांस वापस पाने के लिए, स्टॉप माने रुका, कहाँ पर रुका था। ऑप्शन ए इन अ हट, ऑप्शन बी इन अ शिप, ऑप्शन सी इज बाय अ ट्री, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आदमी जो जिसके बारे में पैसेज में बात हुआ है, वो आदमी अपना सांस वापस पाने के लिए एक पेड़ के पास रुका था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाय अ ट्री। क्लियर है। अब देखो छठा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर फोर्स्ड विच मीन्स सेम एज इन पैसेज, यानी कि बोला है कि फोर्स्ड शब्द के लिए पैसेज में से एक ऐसा शब्द चुनना है जो कि इसका मीनिंग सेम हो, यानी फोर्स्ड के जैसा ही मीनिंग हो उसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है चॉपी, ऑप्शन बी डिसोलेट, ऑप्शन सी शेयर, ऑप्शन डी इम्पेल्ड। तो देखो यहाँ पे फोर्स का मतलब होता है बल पूर्वक करना, ना, ये बल देना है, ये बल देना, ठीक है। और यहाँ पे इम्पेल्ड का अर्थ होता है प्रेरित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। सातवां क्वेश्चन देखो क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज्ड इन द पैसेज, ठीक है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड चॉपी एज यूज्ड इन द पैसेज, यानी पैसेज में चॉपी वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है उसका सही मीनिंग बताइए। ऑप्शन ए रफ, ऑप्शन बी काम, ऑप्शन सी क्लियर, या फिर ऑप्शन डी है बैरन। तो देखो चॉपी जो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में अर्थ होता है तड़का हुआ, ठीक है, तड़का हुआ, यानी दरका वगैरह जो होता है ना, वैसा। तो देखो इसका मीनिंग जो सेम है, कौन से वर्ड से मीनिंग इसका सेम आ जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा सेम इससे रफ से, ठीक है। रफ माने खुरदुरा और चॉपी माने तड़का हुआ, तो उसका एक जैसा मीनिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब देखो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 8 to 12। यहाँ पे दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया है जिसको आपको पढ़ना है, और 8 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से आपको इसका आंसर करना है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। आप लोग एक बार पैसेज पढ़ लेना ध्यान से, पैसेज पढ़ोगे जैसे आप लोगों को आंसर मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर आर द कोकोनट्स ग्रोन। कोकोनट्स यानी नारियल जो है कहाँ उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए ट्रॉपिकल रीजन्स, ऑप्शन बी इज माउंटेन्स रीजन्स, ऑप्शन सी दिया है कोल्ड रीजन, या फिर ऑप्शन डी दिया है मानसून रीजन। तो नारियल जो है कहाँ उगाए जाते हैं, नारियल उगाए जाते हैं आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट, पैसेज में देखो, कोकोनट इज़ द फ्रूट ऑफ कोकोनट पाम, इट इज़ यूज्ड फॉर इट्स वाटर, मिल्क, ऑयल एंड टेस्टी मीट। कोकोनट हैव बीन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स फॉर मोर देन 4500 ईयर्स, ठीक है। यानी कि 4500 सालों से, ठीक है, 4500 सालों से ज़्यादा से कोकोनट्स जो है, नारियल जो है, ट्रॉपिकल रीजन में उगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, ठीक है। यहाँ पे पैसेज में आप लोगों को दिया होगा कोको का मतलब क्या होता है, ठीक है। तभी चलो हम लोग पैसेज में खोज के बताऊँ आपको। देखो आगे दिया है, देखो अगर एक क्वेश्चन का आंसर हमने किया वहाँ से उसके बाद से देखना, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। अगर ना मिले तब ऊपर से देखना। वैसे जनरली ऐसे ही होता है कि एक क्वेश्चन अगर ऊपर के 2 लाइन से मिल गया तो दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो 2 लाइन छोड़ के तीसरा से ढूंढना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा अभी हम लोग से, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, कोको का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोकोनट हैव बीन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन फॉर मोर देन 4500 ईयर्स बट रिसेंटली इंक्रीज्ड इन पॉपुलैरिटी फॉर द फ्लेवर, culinary uses and potential health benefits. The name comes from the old Portuguese and Spanish word coco, ठीक है। पोर्तुगीज और स्पेनिश वर्ड से आता है ये कोको, ठीक है। और इसका एंड मीनिंग हेड और स्कल, ठीक है। इसका अर्थ होता है हेड या फिर स्कल। आफ्टर द थ्री इंडेंटेशंस ऑन द कोकोनट सेल दैट रिसेंबल फेशियल फीचर। यहाँ पे क्या बोला है, कोको का मीनिंग है हेड एंड स्कल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, व्हाट डज द वर्ड कोको मीन, ऑप्शन ए इज स्कल, ऑप्शन बी इज ऑप्शन बी दिया हुआ यहाँ पे हेड, ऑप्शन सी मीट,
या फिर ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो अभी मैंने आपको पैसेज में पढ़ के खोज के दिखाया ना, तो इसका मीनिंग क्या है, स्कल एंड हेड, मतलब कि करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बोथ ए एंड बी। अब देखो 10th नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कोकोनट इज़ यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर कुकिंग एंड फ्लेवरिंग। ठीक है, यानी नारियल का कौन सा हिस्सा जो है वो बड़े पैमाने पर पकाने के लिए और फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी टेस्ट के लिए। तो इसका ऑप्शन ए है वाटर, ऑप्शन बी है मिल्क, ऑप्शन सी है ऑयल, या फिर ऑप्शन डी दिया है बोथ। एक मिनट, ऑप्शन डी दिया है मीट। तो नारियल का जो मीट होता है, ठीक है, नारियल का जो मीट होता है उसको ज़्यादातर हम लोग कुकिंग में, खाने में और स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, बिरयानी वगैरह में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका पैसेज में कहीं ना कहीं दिया होगा, आप लोग खोज के देख सकते हो। तो मैंने आपको सिखा दिया कैसे पैसेज पढ़ते हैं और कैसे उसको आंसर को खोजते हैं। ठीक है, अब देखो 11th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द कोकोनट अर्नड द निक नेम घोस्ट बिकॉज। कोकोनट का जो नाम घोस्ट पड़ा, यानी घोस्ट मैंने भूत। ठीक है, भूत कैसे पड़ गया। ऑप्शन ए ऑफ इट्स पेल कलर, ऑप्शन बी इट रिसेंबल्स अ फेस, ऑप्शन सी ऑफ इट्स शेप, या फिर ऑप्शन डी ऑफ इट्स स्मेल। तो देखो इसका भूत नाम क्यों पड़ा है घोस्ट, क्योंकि ये जो है चेहरे की तरह दिखाई देता है। ठीक है, गोल सा होता है ना, और इसमें बाल जैसे होते हैं जो, तो इसलिए इसको घोस्ट देखने में अजीब सा दिखता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। ठीक है, इट रिसेंबल्स अ फेस, यानी रिसेंबल मैंने कि वैसा लगना या मिलता। ठीक है, तो चेहरे से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको घोस्ट बोला गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्राइट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। यानी ये जो पैसेज दिया हुआ है, जो मैंने अभी पढ़ के आपको आंसर बताया, उसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक बताना है। ठीक है, अप्रोप्राइट टाइटल यानी इसके लिए जो सही उपयुक्त शीर्षक होगा वो बताना है। ऑप्शन ए द ट्री ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी कोकोनट अ फ्रूट, ऑप्शन सी मीट एंड वाटर, एंड ऑप्शन डी इज घोस्ट। तो इसमें देखो कोकोनट के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, कोकोनट ऐसा, कोकोनट वैसा। ठीक है, कोकोनट का यूज़ ऐसे होता है, कोकोनट यहाँ उगाया जाता है। ठीक है, कोकोनट इतने साल से कहाँ पे उग रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम कोकोनट के बारे में बताया गया है। तो इसका जो शीर्षक जो उपयुक्त होना चाहिए वो कोकोनट से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोकोनट अ फ्रूट। क्लियर है, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि पैसेज में जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात किया जा रहा है, ठीक है, वही होता है उस पैसेज के लिए एप्रोप्राइट टाइटल। ठीक है, यानी कि उपयुक्त शीर्षक। समझ में आया। अब चलो हम लोग 12th हो गया, 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। देखो अभी तक हमने 2 पैसेज किया, अब 13वां से हम लोग का ग्रामर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नोट मेकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में इनमें से कौन सा जो है इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन ए एब्रीवेशन, ऑप्शन बी कीवर्ड्स, ऑप्शन सी इज टाइटल, एंड ऑप्शन डी इज डेट। तो नोट मेकिंग में ध्यान रखिएगा कि डेट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, डेट नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोग लाइक करते हो तो मैं मोटिवेट होती हूँ और वीडियोस लाने के लिए आप लोग के मजबूर होती हूँ। तो इसलिए लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट्स से प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड देखो 14th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सा जो है वो समरी राइटिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ऑप्शन बी एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, ऑप्शन सी इंक्लूडिंग मेन आइडियाज़ ओनली, एंड ऑप्शन डी इज़ समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट। तो देखिए इसके बारे में कौन सा पार्ट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो समरी जो है यूजिंग योर ओन वर्ड, समरी के लिए अपना ओन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये इसका समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो 15th नंबर क्वेश्चन है, 15th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर्स टू एडिटर। यानी एडिटर्स को जो हम लोग लेटर लिखते हैं उसमें किस तरह से डेट को लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, एंड ऑप्शन डी है। तो देखो ऑप्शन ए बी सी में क्या सिमिलैरिटी है, तीनों में नंबर में दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है देखो डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर डी में नवंबर को नंबर्स में नहीं लिखा हुआ है, नवंबर जो मंथ है उसको कैसे लिखा हुआ है,
लेटर्स में, NOVEMBER, ठीक है, ऐसे में। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि जहाँ पे मंथ जो है लेटर्स में लिखा हो, ठीक है, नंबर्स पे नहीं, तो वैसे ही लिखा जाता है। किसमें? लेटर्स टू एडिटर में डेट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 23 नवंबर 2021, मतलब पूरा पूरा लिखा जाता है। एंड मंथ जो है, कभी भी इसको पहचानने का इजी वे है कि मंथ जो है लेटर्स में लिखा होता है, नंबर्स में नहीं। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 16वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। यानी लेटर टू एडिटर या एडिटर को जो हम लोग लेटर लिखते हैं इसमें से कौन सा चीज़ जो है जिसका हम लोग को इस्तेमाल नहीं करना होता है, उसका तत्व नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया है टाइटल, ऑप्शन बी दिया है सैल्यूटेशन, ऑप्शन सी इज डेट, एंड ऑप्शन डी दिया है यहाँ पे सिग्नेचर। तो देखो लेटर टू एडिटर जो लिखते हैं उसमें हम लोगों को टाइटल का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टाइटल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो 17वां प्रश्न है, नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपेयर्स इन। यानी सरकार के द्वारा जो नोटिस दिए जाते हैं वो कहाँ पर छपते हैं, ठीक है, कहाँ पे दिखते हैं। ऑप्शन ए न्यूज़पेपर, ऑप्शन बी बुक्स, ऑप्शन सी स्कूल नोटिस बोर्ड्स, एंड ऑप्शन डी इज कोर्ट नोटिस बोर्ड। तो सरकार के द्वारा जो नोटिस आते हैं वो अक्सर न्यूज़पेपर पर ही आते हैं, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे कुछ भी सरकारी नोटिस जो होता है वो न्यूज़पेपर पर आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है, नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड। यानी जो नोटिस लिखने का काम होता है, नोटिस लिखना, उसमें इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए बिलो द हेडिंग, ऑप्शन बी एट द टॉप, ऑप्शन सी आफ्टर द डेट, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है, यहाँ पे को दिखाते हैं क्या है। ऑप्शन डी दिया हुआ है, एक मिनट, ऑप्शन डी दिया एनीवेयर इन द नोटिस, यानी नोटिस में कहीं भी। तो नोटिस में जो इंस्टीट्यूशन का नाम वगैरह दिया होता है वो हेडिंग के नीचे दिया होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 19वां प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। 19वां प्रश्न, ठीक है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द बुक फेयर यू वेंट विद योर फ्रेंड, यू आर गीता अविनाश, रिफरिंग टू द अबव लाइन्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि आप गीता हो या फिर अविनाश हो, आपको एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है, जिसमें एक रिपोर्ट लिखना है। आप अपने फ्रेंड के साथ एक बुक फेयर पर गए थे, उस पर आपको रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो इसको देखते हुए, इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 19वां प्रश्न देखो, व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट लिखने के लिए हमें एक टाइटल लिखना पड़ता है, आपको पता ही होगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है कि आप अपने दोस्त के साथ या मित्र के साथ गए थे बुक फेयर में, ठीक है, तो उसके बारे में रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट के लिए एक टाइटल लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि व्हाट वुड बी द करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के लिए टाइटल क्या होगा सही? ऑप्शन ए आई वेंट अ बुक फेयर, ऑप्शन बी द बुक फेयर, ऑप्शन सी इज आई वेंट अ बुक फेयर विद माई फ्रेंड, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। तो देखो जो टाइटल होता है वो एकदम फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बुक फेयर के बारे में ये लिखने के लिए कहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टाइटल द बुक फेयर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च टुडे। ठीक है, यानी इंटरनेट जो है वो नॉलेज और रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट साधन बन गया आज के डेट में, ठीक है, आज के समय में। स्टूडेंट्स हु विश टू डू वेल नीड एक्सेस टू द नेट, यानी जो स्टूडेंट अच्छा करना चाहते हैं वो नेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, करना चाहिए। तो देखो, सपोज यू हैव टू राइट एन आर्टिकल बेस्ड ऑन द अबव लाइन्स, यानी आपको बोला है कि मान लो कि आपको एक आर्टिकल लिखना है जो लाइन्स ऊपर दी है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके आधार पर। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एप्रोप्राइट टाइटल। तो यहाँ पे जो लाइंस दिया है इंटरनेट के बारे में, ठीक है, तो उसमें बोला है कि मान लो कि आपको एक आर्टिकल लिखना है और इसके लिए
उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो देखो ऑप्शन ए है इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इम्पोर्टेंट सोर्स, ऑप्शन सी नॉलेज एंड रिसर्च एंड ऑप्शन डी इज इंफॉर्मेशन। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का इम्पोर्टेंस बताया है ना, इंटरनेट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है ना एंड रिसर्च टुडे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंटरनेट जो कितना इंपॉर्टेंट है नॉलेज और रिसर्च के लिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स जो अच्छा करना चाहते हैं वो नेट को चलाते। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब कि अप्रोप्राइट टाइटल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का जो ऑथर यानी लेखक कौन है? ऑप्शन ए जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी इज एल्फन डॉडेट एंड ऑप्शन डी इज एनिस जंग। तो लास्ट लेसन जो है उसके ऑथर कौन है? एल्फन्स डॉडेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एल्फन डॉडेट, ठीक है। अब देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज इन द लास्ट लेसन। यानी कि लास्ट लेसन करके जो आपका एक चैप्टर है ना, उसमें एम हैमिल नाम के टीचर होते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, उन्होंने क्या कहा था? एम हैमिल जो टीचर थे उन्होंने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था लास्ट लेसन चैप्टर में? ऑप्शन ए मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऑप्शन बी क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड ऑप्शन सी इज लॉजिकल लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो देखो एम हैमिल जब बर्लिन से ये आया था कि मतलब स्कूल में बंद करना है, फ्रेंच लैंग्वेज बंद करना है, ठीक है। ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था कि फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एम हैमिल ने कहा था कि एम हैमिल का जब लास्ट क्लास था तो उन्होंने बोला था कि फ्रेंच जो है बहुत खूबसूरत भाषा है, एकदम स्पष्ट भाषा है और लॉजिकल यानी तार्किक भाषा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। एल्सेक एंड लॉरेंस के जो स्कूल में फ्रेंच बंद कर रहा था ना पढ़ाना, वो नोटिस आया, तो उसके लिए लास्ट लेसन जो हुआ था, द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम भी है, तो उसमें जो आपके वो टीचर थे उन्होंने कहा था कि फ्रेंच जो है बहुत खूबसूरत भाषा है, क्लियर भाषा है एंड लॉजिकल लैंग्वेज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। एंड 23 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, ठीक है। यानी कि साहेब और इसका परिवार जो वो कहाँ से आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी इज दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी नेपाल। तो साहेब एंड हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहब और इसका फैमिली कहाँ से था? ढाका से, ठीक है। अब चलो 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, ठीक है। व्हाट आर साहेब एंड हिज फ्रेंड्स कंपेयर टू, यानी साहब और उसके दोस्तों की किससे तुलना की जाती थी? कंपेयर मैंने तुलना करना है। ऑप्शन ए बर्ड्स, ऑप्शन बी एनिमल्स एंड ऑप्शन सी इज ट्रीज, ऑप्शन डी फ्लावर्स। तो साहेब और उसके दोस्तों को बर्ड्स से तुलना की जाती थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स। अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। कांच की जो चूड़ियाँ होती है ना, मम्मी लोग पहनती देखिएगा, वो कौन सा शहर उसके लिए फेमस है, ठीक है। कौन सा शहर जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी फिरोज़ाबाद एंड ऑप्शन डी इज़ रांची। तो फिरोज़ाबाद जो है वो शहर कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता है, ठीक है। फिरोज़ाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, वहाँ पे अधिकांश मात्रा में ग्लास बैंगल्स के फैक्ट्रीज लगे होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज़ाबाद। आपका एक चैप्टर उसमें आपको दिया हुआ है, पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऐसे ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ग्लास बैंगल्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब जनरली फिरोज़ाबाद में बहुत ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, यानी मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता था? ऑप्शन ए डॉक्टर, ऑप्शन बी इज एक्टर, ऑप्शन सी टीचर या फिर ऑप्शन डी दिया है मोटर मैकेनिक। तो मुकेश जो है क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज डॉगलास व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि डॉगलास की उम्र उस वक्त क्या थी जब उनके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया में बीच में ले गए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 2 और 3, ऑप्शन बी है 3 और 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको 4 और 5 या फिर ऑप्शन डी है
5 और 6। तो डॉगलास की उम्र उस वक्त 3-4 साल की थी जब उनके पिताजी उन्हें कैलिफोर्निया के बीच में ले गए थे। ठीक है, तो 3-4 साल की उम्र थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलो 28वां प्रश्न देखते हैं। दस 9 फीट फॉर डगलास वर मोर लाइक, यानी वो 9 फीट जो थे पानी के, वो डगलास के लिए उससे कितने ज़्यादा थे। ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90, ऑप्शन डी 60। ठीक है, तो डगलास को वो 9 फीट जो है वो 90 फीट से भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि ये जो 9 फीट है वो 90 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। एंड 29 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे दिया देखो, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 29 to 31, यानी 29 30 31, 29 से लेकर 31 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ये आपको एक्सट्रैक्ट यानी पोएम का कुछ हिस्सा दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, ये पोएम जो आपके बुक से दिया होगा। ऑप्शन ये दिया हुआ एक्सट्रैक्ट देखो क्या है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। ठीक है, तो देखो इस एक्सट्रैक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे, आपको बताना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, यानी ये जो पोएम का एक हिस्सा दिया हुआ है, इसके पोएट कौन है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस दिए हुए आपको देखो। ऑप्शन ए पैब्लो नेरूदा, ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी क्या दिया है, ऑप्शन बी स्टेफन स्पेंडर, ऑप्शन सी कमला दास, या फिर ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसके ऑथर माने इसके पोएट जो है वो कौन है, पैब्लो नेरूदा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वॉट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू। ठीक है, वॉट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, यानी पोएट जो है वो मछुआरे से क्या एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए नॉट टू हार्म द वेल्स, ऑप्शन बी नॉट टू गो इन द सी, ऑप्शन सी टू बी स्टिल, या फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है यहाँ पे आपको टू कैच द स्मॉल फिशेस। ठीक है, तो पोएट जो है वो फिशरमैन से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो वेल्स को हार्म ना करे, हानि ना पहुंचाए, कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक्सट्रैक्ट में ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या एक्सपेक्ट करता है फिशरमैन से, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि फिशरमैन जो है ठंडे समुद्र में वो मछलियों को यानी वेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाए, है ना। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया। अब देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, यानी जो आदमी है नमक इकट्ठा करने वाला, वो क्या देखेगा। ऑप्शन ए हर्ट लेग्स, ऑप्शन बी हर्ट हैंड्स, ऑप्शन सी ब्यूटीफुल हैंड्स, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आपको आंसर एक्सट्रैक्ट में भी मिल जाएगा। क्या नहीं दिखेगा, हर्ट हैंड्स, इसका चोट लगा हुआ जो हाथ है, ठीक है, वो नहीं दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय स्टेफन स्पेंडर। स्टेफन स्पेंडर नाम के कवि है जिन्होंने एक कविता लिखी है, आपकी किताब में होगी एक कविता, उसमें से कौन सी कविता लिखी है। ठीक है, ऑप्शन ए कीपिंग क्वाइट, ऑप्शन बी माई मदर एट 66, ऑप्शन सी इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, या फिर ऑप्शन डी अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये स्टेफन स्पेंडर ने क्या लिखा है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम, ये लिखा है स्टेफन स्पेंडर ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ 33 नंबर क्वेश्चन इज द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज मीन्स द बॉयज, माने कि यहाँ पे बोला है कि पेपर की तरह पतले लड़के जो जिनकी आंखें चूहे की तरह है, उसका मतलब क्या है। द बॉयज लायंस सिक्रेटिव, ऑप्शन बी थिन हंग्री एंड वीक, ऑप्शन सी अनप्लेजेंट लुकिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका अर्थ होगा आपका थिन हंग्री एंड वीक। ठीक है, थिन हंग्री यानी पतले, भूखे और कमज़ोर लड़कों को पोएट ने क्या कहा है कि पेपर के जैसे, मतलब एकदम पतले दुबले और चूहे के जैसा आँख, एकदम आँख छोटे हो गए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, द पोएट कमला दास वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर, जो पोएट है कमला दास, ठीक है, वो कहाँ से जा रही है, पेरेंट्स होम, फ्रेंड्स होम, इन लॉज होम, या फिर सिस्टर्स होम। तो वहाँ पे आपका पोएम में लाइन है ये ड्राइविंग फ्रॉम माई
पेरेंट्स होम, ऐसे करके एक पोएम का लाइन मुझे याद है अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वो कहाँ से जा रही है? अपने पेरेंट्स के होम से। आप क्वेश्चन नंबर 35 है, हु इज़ द टाइगर किंग? टाइगर किंग जो है वो कौन है? ऑप्शन ए द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ऑप्शन बी द महाराजा ऑफ शांतिपुरम, ऑप्शन सी द महाराजा ऑफ शक्तिपुरम, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो टाइगर किंग जो है कौन है? प्रतिबंधपुरम के राजा है, महाराजा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द टाइगर किंग इज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे। 36, इन विच आवर द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, यानी जो द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न, टाइगर किंग जो है वो किस आवर में पैदा हुए थे, किस समय में? ऑप्शन ए इन द आवर ऑफ बुल, ऑप्शन बी इन द आवर ऑफ टाइगर, ऑप्शन सी इज इन द आवर लायन, ऑप्शन डी इज इन द आवर हॉर्स। तो जो महाराजा थे द टाइगर किंग वो इन द आवर ऑफ बुल में पैदा हुए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड टिसानी डोसी क्रॉस? टिसानी द्रोसी जो है उन्होंने कितने जोन्स को पार किया था? ठीक है, क्रॉस किया था। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी इज 8 एंड ऑप्शन डी इज 9। तो टिसानी दोसी जो है उन्होंने 9 जोन्स को क्रॉस किया था। तो इसके करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी 9। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैनेडियन जेफ ग्रीन? जेफ ग्रीन कनाडा के जो जेफ ग्रीन है उनके द्वारा कौन से प्रोग्राम के वो मुख्य थे? ठीक है, हेड थे। तो ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स ऑन सी, ऑप्शन सी इज सेलिब्रिटीज ऑन आइस, एंड ऑप्शन डी इज सेलिब्रिटीज ऑन सी। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टूडेंट्स ऑन आइस। ठीक है, उसी को कैनेडियन जेफ ग्रीन जो है वो उसको हेड कर रहे थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, हु वॉज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? ऑप्शन ए जापानीज डॉक्टर, ऑप्शन बी एन अमेरिकन डॉक्टर, ऑप्शन सी इज अ जर्मन डॉक्टर, या फिर ऑप्शन डी है एन इंडियन डॉक्टर। तो डॉक्टर सदाव कौन थे? कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर सदाव जो है जापानीज थे। ठीक है, जापानीज डॉक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना? हाना से डॉक्टर सदाव कहाँ मिले थे? हाना उनकी वाइफ का नाम था, है ना। यहाँ पे ये पूछ सकता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉक्टर सदाव वाइफ, है ना। मैंने डॉक्टर सदाव की वाइफ का नाम क्या था? हाना। ये ऑप्शन में देगा तो आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा। तो हाना से अपनी वाइफ से कहाँ पे मिले थे वो? ऑप्शन ए इन जापान, ऑप्शन बी इन अमेरिका, ऑप्शन सी इन फ्रांस, एंड ऑप्शन डी इज़ इन रसिया। तो हाना से डॉक्टर सदाव मिले थे अमेरिका में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन अमेरिका। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।